जी, तो आज जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो एक तो हमें डिस्कस करना है एडवर्सियल सर्च को और अल्फा बीटा प्रोनिंग, ये हमें एक एल्गोरिथम डिस्कस करना है और कुछ इवैल्यूएशन फंक्शंस हैं वो भी हमें डिस्कस करना है। तो ये बात हमारी हुई थी कि ज़्यादातर जो सर्च होती है, रिसर्च हम कर रहे होते हैं वो एआई के अंदर, वो ज़्यादातर गेम्स के ऊपर होती है क्योंकि कंप्यूटेशनली हार्ड होते हैं टू सॉल्व। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो गेम चेस है उसमें अराउंड 35 टू द पावर 100 तक मूव्स होती हैं, जो कि काफी ज्यादा है। तो अगर हम इनको ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो वो इनफीजिबल है, यानी पॉसिबल नहीं है, फायदा नहीं है। तो इस वजह से डिफरेंट किस्म के हमारे सामने हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। जैसे चेकर्स के लिए हमें एग्जांपल मिली, फिर चेस के लिए, मतलब हमने डिस्कस किया था कि गेम्स जो होते हैं उनको आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक से मुराद कि इसमें कोई चांस नहीं होता है, ये प्योर समझ लें। अगर आपने ये गेम खेलना है तो अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आप जीत जाएंगे, नहीं है तो नहीं जीतेंगे। लेकिन जो मोनोपोली है या लूडो है तो ये तुक्के वाले गेम होते हैं। अच्छे अच्छे नंबर आ गए तो जीत जाएंगे, नहीं आए तो नहीं जीतेंगे। इसमें भी स्ट्रेटेजी होती है, मोनोपोली में भी स्ट्रेटेजी होती है और लूडो में भी होती है, लेकिन इसमें चांस का बड़ा अमल दखल होता है। इसी तरीके से ब्रिज है, स्क्रैबल है, न्यूक्लियर वॉर है, ये सारे गेम यहाँ नहीं खेले जाते हैं, यहाँ कम खेले जाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग लूडो खेल लेते हैं या मोनोपोली खेल लेते हैं। इनमें चांस बहुत ज्यादा होता है। जबकि जो डिटर्मिनिस्टिक है, जैसे चेस है, गो है, चेकर्स है, ब्लाइंड टिक टैक टो है, इसमें ये कोई खास किस्म का चांस नहीं होता। फिर एक चीज होती है परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड पार्शियल इंफॉर्मेशन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपको पूरा जो बोर्ड है ना वो क्लियरली नजर आ रहा होता है। ठीक है, एक एक उसका जो है ना वो पॉसिबल जो है ना वो आपको स्टेट नजर आ रही होती है, मूव अगली आप चल सकते हैं। पार्शियल में पूरा नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, यानी जो एनवायरनमेंट है वो कितना ऑब्जर्वेबल है, इंफॉर्मेशन कितनी नजर आ रही है। तो एडवर्सियल सर्च हम डिस्कस करते हैं जीरो सम गेम्स। जीरो सम गेम्स भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। कोई बताएगा जीरो सम गेम्स क्या होता है? हाँ भाई, जीरो सम गेम क्या होते हैं? किसी को भी नहीं पता? जिसमें एक को फायदा हो दूसरे को डिफीट हो, ये तो सही आंसर नहीं है। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम भी लगाया था। मैंने आपको समझाया था कि अगर दो प्लेयर हैं तो जब एक जीतता है तो उसके तो पॉइंट इंक्रीज होते हैं, लेकिन दूसरा जो हारता है उसके डिक्रीज होते हैं। अगर मैं हारूंगा तो मेरे पॉइंट डिक्रीज होंगे और ओपोनेंट के इंक्रीज होंगे। तो मेरे जितने पॉइंट इंक्रीज हुए हैं जीतने पर और जितने ओपोनेंट के डिक्रीज हुए हैं, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। ड्रॉ होने पे दोनों को जीरो जीरो मिलते हैं। यानी जो समझने वाली चीज है वो ये है कि एक कोई वैल्यू होती है जिसको जीतने वाला मैक्सिमाइज कर रहा होता है और हारने वाला उसको मिनिमाइज कर रहा होता है। ठीक है, हमने ये एग्जांपल देखी थी पैकमैन की, और इसमें समझा था कि हमने क्या करेंगे। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था एम्बेडेड थिंकिंग या बैकवर्ड रीजनिंग। एम्बेडेड थिंकिंग या बैकवर्ड रीजनिंग ये है कि एक तो ये अप्रोच होती है कि हमें गोल की तरफ जाना है। अब तक जो हमने पढ़ा है ना वो ये है कि भाई गोल की तरफ जाना है। लेकिन अब क्या है कि जी गोल की तरफ जाते हुए अगर बीच में ओपोनेंट आ जाता है तो अब हम अपना रास्ता चेंज करेंगे।
या तो वापस भी आ सकते हैं और कहीं घूम के जा सकते हैं, जैसे पैकमैन में होता है। तो इस चीज को एम्बेडेड थिंकिंग या बैकवर्ड रीजनिंग कहा जाता है। ये मैंने समझाया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में। फॉर्मलाइजेशन इसकी किस तरीके से होती है कि हमारे पास बेसिकली स्टेट्स होती हैं, प्लेयर्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, ट्रांजिशन एक फंक्शन होता है, टर्मिनल टेस्ट होता है और टर्मिनल यूटिलिटीज होती है। ठीक है। और जो सॉल्यूशन होता है प्लेयर का वो एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी से क्या मुराद है? पॉलिसी ये होती है कि मैं ये चाल चलूंगा तो ओपोनेंट ये चाल चलेगा, तो उसके बाद मैं ये चाल चलूंगा तो ओपोनेंट उसके बाद ये चाल चलेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं पॉलिसी या स्ट्रेटेजी। तो इस किस्म के जो गेम्स होते हैं उनके अंदर ये जो पॉलिसी या स्ट्रेटेजी होती है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। मिसाल के तौर पे टिक टैक टो का जो गेम है, अब उसमें एक प्लेयर है मैक्स। अब अगर आप मैक्स, मिसाल के तौर पे आपका नाम मैक्स है और आप मैक्स इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये क्या करेगा, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा। वैसे तो आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो अब इस वक्त तो इसके पास 9 पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से कोई भी मूव वो चल सकता है। यानी ये चाहे तो इन 9 में से कोई भी मूव चल सकता है। फिर उनमें से किसी एक मूव के आगे उसके पास 8 मूव होंगी, फिर उसके बाद 7 होंगी और एट द एंड वो रिजल्ट पे पहुंच जाएगा। तो अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें एक चीज आ रही है टर्मिनल। टर्मिनल स्टेट से मुराद आखिरी स्टेट, और एक चीज है यूटिलिटी। यूटिलिटी से मुराद है उसका स्कोर। जैसे यहाँ पर देखें +1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर वो उसका जो स्कोर है वो +1 हो जाएगा। इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रॉ हो गया, यहाँ पे गेम ड्रॉ हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये उस वक्त है जब एक ही प्लेयर है। लेकिन अगर क्या हो हमारे पास यहाँ पर, इसके अंदर एक दो चीजें और भी अंडरस्टैंड करने वाली हैं। वैल्यू ऑफ अ स्टेट से क्या मुराद है कि किसी उस बेस्ट अचीवेबल आउटकम यूटिलिटी ऑफ फॉर दैट स्टेट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द स्टेट। ठीक है। फिर एक होता है हमारे पास टर्मिनल स्टेट। टर्मिनल स्टेट कौन सी होती है? जहां पर जाके गेम रुक जाएगा। फिर एक होती है नॉन टर्मिनल स्टेट। नॉन टर्मिनल स्टेट कौन सी होती है? जो टर्मिनल स्टेट से पहले आती है। अच्छा, कोई मुझे समझाएगा ये क्या चीज है? ये क्या लिखा हुआ है? इससे क्या मुराद है? इसलिए कि लास्ट टाइम मैंने ये समझाया था। हाँ भाई, इससे क्या मुराद है? देखें, ये जो VS है ये कोई स्टेट है। अच्छा, ये जो है ना वो ये वैल्यू ऑफ स्टेट है, और ये बहुत सारी स्टेट्स के हिसाब से मिला है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टेट है, सपोज मेरे पास एक स्टेट है, उसकी वैल्यू है 5। ठीक है। अच्छा, उससे जो है वो 3 स्टेट्स निकल रही हैं। यहाँ पर जो वैल्यू मुझे नजर आती है वो 8 नजर आती है, यहाँ पर 6 नजर आती है, और यहाँ पर मुझे वैल्यू ऑफ स्टेट सपोज 4 नजर आती है। तो अब इस स्टेट से अगर ये सपोज स्टेट A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो मैं कौन सी स्टेट पे जाऊंगा? अगर मैं मैक्स प्लेयर हूं तो A से B पे जाऊंगा, या A से C पे जाऊंगा, या A से D पे जाऊंगा? क्या सारे कनेक्ट करके चले गए हो? कोई भी नहीं क्लास ले रहा। A से B पर जाऊंगा, तो अब ये डिसाइड कैसे करूंगा मैं कि A से मैं B पर जा रहा हूं? उसका तरीका ये होगा कि मैं एक फार्मूला अप्लाई करूंगा, मैक्स ऑफ B, C, D, जो कि जाहिर है मुझे क्या रिटर्न करेगा? B रिटर्न करेगा, क्योंकि B मैक्सिमम है। तो ये जो B है ये बेसिकली मेरी स्टेट है, जबकि ये जो B C D मैक्स कर रहा हूं मैं, ये एक्चुअली ये सारे
जो स्टेट्स हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? तो एडवर्सियल सर्च क्या होती है, या जिसको हम मिनी मैक्स सर्च कहते हैं, इसमें एक्चुअली हमारे पास दो प्लेयर्स होते हैं, एक होता है मैक्स और एक होता है मिन। ठीक है, मैक्स को भी आप कोई नाम दे दें और मिन को भी कोई नाम दे दें, सही है। जैसे मैक्स को नाम तो इसका मैक्स ही है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि सपोज मैक्स को हम कह देते हैं कि भाई मैक्स जो है ना वो एक प्लेयर है और उसका नाम है ये सही रनवर है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, इस तरफ जो है ना वो है सचिन तेंदुलकर। ये दो प्लेयर हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? मैक्स सही रनवर है और मिन जो है ना वो सचिन तेंदुलकर है। अच्छा, अब गेम कुछ इस तरीके का होगा कि पहले सही रनवर की बारी होगी यानी कि मैक्स की बारी होगी, फिर मिनिमम की बारी होगी यानी कि सचिन तेंदुलकर की बारी होगी, ठीक है। प्लेयर क्या करेंगे, अल्टरनेट टर्न लेंगे बारी बारी। पहले मैक्स की बारी होगी यानी पहले सही रनवर खेलेगा, और फिर मैक्स का काम क्या है, मैक्स का काम ये है कि अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करे। क्या मतलब है इस बात का, कि वो ऐसी मूव चले जिस मूव के चलने से ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो, यानी उसका स्कोर बढ़े। अच्छा, उसके बाद बारी आएगी सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर जो है ना वो कोई ऐसी मूव चलेगा जिससे उसका तो मैक्स हो लेकिन सही नंबर का मिनिमम हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या होगा कि इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी ये जो हमें क्या करना होगा कि हर नोड की हमें मिनी मैक्स वैल्यू मालूम करनी होगी जो बेस्ट अचीवेबल यूटिलिटी है अगेंस्ट एन ऑप्टिमल एडवर्सरी। अभी जो ऑप्टिमल एडवर्सरी है इससे क्या मुराद है, ऑप्टिमल एडवर्सरी से मुराद ये है कि सामने वाला बेवकूफ नहीं है, यानी सचिन तेंदुलकर कोई बेवकूफ चीज नहीं है, उसने भी बेहतरीन से बेहतरीन चाल चलनी है। तो अगर उसके सामने मिसाल के तौर पे अब सईद अनवर है, ठीक है, सईद अनवर ने चाल चलनी, अब उसके सामने तीन ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो अगर सईद अनवर यानी मैक्स ने चलना है तो, और सपोज ये स्टेट 5 से, तो सईद अनवर किधर जाएगा, 8 पे जाएगा, 4 पे जाएगा कि 2 पे जाएगा? सईद अनवर 8 पे जाएगा। लेकिन अगर यही स्टेट में बजाय इसके कि सईद अनवर को दूं, मैं ये दे देता हूं सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का जो गोल है वो भी एक्चुअली अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन वो एक्चुअली उसका मैक्सिमाइज उस वक्त होगा जब सईद अनवर का मिनिमाइज होगा। तो अगर यही सिनेरियो सचिन तेंदुलकर को दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा, 8 पे जाएगा, 4 पे जाएगा कि 2 पे जाएगा? सचिन तेंदुलकर 2 पे जाएगा। सचिन तेंदुलकर 2 पे इसलिए जाएगा क्योंकि 2 जो है ना वो सईद अनवर का मिनिमम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर क्रिकेट खेली जा रही है तो अगर ओपोनेंट छक्का लगाएगा तो आपको 6 रन का नुकसान हो गया ना। जब आप छक्का लगाते हैं, 6 लगाते हैं, तो आपके 6 स्कोर बढ़ गए, लेकिन जब ओपोनेंट लगा रहे हैं तो आपके 6 का नुकसान हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मैक्स जो है ना वो जब चलता है तो वो सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेगा। अच्छा, मिन जो है ना वो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेगा। क्लियर है?
और दोनों की बारी आएगी, पहले मैक्स की बारी आएगी फिर मिन की बारी आएगी। तो मिनी मैक्स वैल्यू क्या होती है? मिनी मैक्स होती है बेस्ट अचीवेबल पे ऑफ अगेंस्ट बेस्ट पे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप, यहां पर दो प्लेयर्स आ गए, एक आ गया मैक्स और एक आ गया मिन। अब मैक्स और मिन मिलकर चलेंगे, पहले तो सिर्फ मैक्स ही था। तो अब मैक्स जो है ना वो स्ट्रेटेजी किस किस्म की बनाएगा? मैक्स इस किस्म की, देखें पहली चाल अगर मैक्स की है तो मैक्स तो 9 पॉसिबल चालों में से कोई भी चाल चल सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैक्स ने ये वाली चाल चल दी, इधर आ गया वो। अब मिन के पास कितनी चॉइसेस हैं? मिन कितनी जगह खाली है उसके लिए? उसके पास 8 स्लॉट्स हैं, तो 8 में से वो कोई सी भी जगह चूज करेगा, लेकिन वो जगह चूज करेगा जहां पे उसको बेसिकली कम से कम वैल्यू नजर आ रही होगी, वैल्यू ऑफ स्टेट उसको कम से कम नजर आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद मैक्स की बारी आएगी, तो मैक्स अब देखें इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जब मैक्स पहली दफा चाल चल रहा था तो वो 1/8 उसके पास चॉइसेस थी, यानी सॉरी 1/9, उसके पास 9 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता था, वो कोई से भी कर सकता था। अच्छा, मिन जब चलता है तो अब वो इधर नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्स ने ये चाल चल दी ना, तो अब वो इस रूट पे नहीं जा सकता, अब उसको इसी के आगे चलना पड़ेगा। किसको? मिन को। इसके आगे पॉसिबल जो 8 हैं उनमें से कोई एक चलेगा मिन। अब मिन इधर नहीं जा सकता क्योंकि मैक्स ने ये चाल चल दी है, तो इनमें इसके आगे जो 8 हैं उनमें से मिन कोई सिलेक्ट करेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मिन ने जनाब ये चाल चल दी, यानी कि यहां पर ओ लगा दिया मिन ने, तो अब मैक्स क्या कर सकता है? तो मैक्स जो है ना, अब उसके पास पॉसिबिलिटी ये नहीं है, ये नहीं चल सकता अब मैक्स। अब इसके आगे की जो चालें हैं मैक्स उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैक्स की जो चाल है वो मिन की चाल पर डिपेंड करती है, और मिन की जो चाल है वो मैक्स की चाल पर डिपेंड कर रही है। तो मैक्स जो चाल चलेगा वो मिन पे डिपेंड करता है। तो ये वाली जो स्टेट है ऊपर वाली, ये है एजेंट के कंट्रोल में, यानी कि मैक्स के कंट्रोल में, यानी कि सईद अनवर के कंट्रोल में। और ये वाली जो चाल है, अगली जो चाल होगी वो मिन के कंट्रोल में होगी, यानी कि सचिन तेंदुलकर के कंट्रोल में होगी। तो एजेंट यानी कि मैक्स का काम है मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना, और मिन यानी कि सचिन तेंदुलकर का जो जॉब है वो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। और टर्मिनल स्टेट पे आके या तो मैक्स जीतेगा या मिन जीतेगा या ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल समझते हैं, बात और क्लियर हो जाएगी। तो ये जो एडवर्शियल सर्च होती है, या अभी मैं दोबारा कुछ और एग्जांपल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी बेटा। तो मिनी मैक्स में क्या होता है कि आप मैक्स के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं। सर जहां मैक्स हो वो रॉ और कॉलम नहीं यूज कर सकते। रॉ और कॉलम कहां से आ गए यहाँ पर? अभी देखो मैं आगे एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। तो फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर मैक्स, ये मिनी मैक्स एल्गोरिथम का काम होता है। तो होता क्या है कि ये इसमें ना, इस सर्चिंग एल्गोरिथम के अंदर, ये एडवर्शियल सर्च है, इसमें हम डेप्थ फर्स्ट के हिसाब से चलते हैं, ब्रेथ फर्स्ट नहीं चलते। और इसमें हम ऑप्टिमल लीफ नोड कभी भी आ सकती है। यहां पर देखिए कि सेंटेंस लिखा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लिखा हुआ है कंप्यूट द यूटिलिटी ऑफ बीइंग इन अ स्टेट अज्यूमिंग बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली फ्रॉम देयर अंटिल द एंड ऑफ द गेम। सही है। अब देखें, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो हम इसको और समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा एल्गोरिथम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इफ स्टेट इज टर्मिनल नोड वैल्यू इज यूटिलिटी, जो भी वैल्यू है वो आप यानी आखिरी है। अच्छा, स्टेट अगर मैक्स नोड है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सक्सेसर आप उठाएंगे। स्टेट अगर मिनिमम है तो आप लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच नोड उठाएंगे। समझ में आ गई बात? देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक गेम मुझे खेलना है, ठीक है। अच्छा, गेम मुझे खेलते हुए जो है ना, गेम खेलने से पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी है, पॉलिसी बनानी है। अभी गेम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप गौर से सुनिएगा, सारे जिनके दिमाग में दर्द हो रहा है ना, थोड़ा गौर से सुन ले तो बात समझ में आ जाएगी। अभी गेम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहली स्टेट है, यहां से मेरे पास 4 पॉसिबल सिनेरियो हैं। पहले सिनेरियो में जो वैल्यू है वो 8 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 5 है और चौथी में 7 है, ठीक है। अच्छा, 8 से भी निकलती हैं जनाब 3 पॉसिबिलिटीज। इधर है जनाब 10, 11 और 12। अच्छा, इधर है 7, 8 और 9। 5 के अगेंस्ट सिर्फ एक ही वैल्यू है नीचे जाते हुए। सपोज, वैसे एक नहीं होगी, एक से ज्यादा होनी चाहिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। यहां पर है जनाब सपोज 4 और 7 के नीचे जो है वो 2 स्टेट्स हैं, एक है 3 और एक है 2। सही है, बात समझ में आ रही है? ये तो क्लियर है ना? अच्छा, अब पहली चाल कौन चलेगा, मैक्स चलेगा कि मिन चलेगा? मैक्स चलेगा। तो यहां पर समझे, इस वक्त जो चाल कंट्रोल में है वो मैक्स के है। तो मैक्स कौन कहां जाएगा, किस किस पे जाएगा? वो 8 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 5 पे जाएगा कि 7 पे जाएगा? मैक्स जाएगा 8 पे। वो इन सब की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेगा। समझ में आ रही बात? तो मैक्स की ये चाल थी, मैक्स यहां से इधर आ गया, 8 पर आ गया, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब किसकी चाल है? मिन की चाल है। मुझे बताएं, मिन क्या क्या चल सकता है, कहां कहां जा सकता है? हाँ, यही तो मसला है ना, आप लोगों को बात ही समझ नहीं आई। बेटा, अब मिन जो है ना वो 10 में, 11 में या 12 में ही जा सकता है, क्योंकि मिन ने यहां से चलना है। अब देखो भाई, गेम चल रहा है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है, ये मैक्स ने लगा दिया, सही है। अब मुझे बताओ कि मुझे ओ लगाना है, तो क्या मैं सेंटर में ओ लगा सकता हूं? यहां पर इधर ओ लगा सकता हूं दोबारा से एक्स के ऊपर? नहीं लगा सकता ना, क्योंकि वो जगह तो ऑलरेडी फिल हो गई है। तो भाई, जब मैक्स ने ये चाल चल दी है और हम 8 पे आ गए हैं, तो अब मिन जो है ना वो 8 से ही आगे जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे शतरंज खेलते हैं ना हम, तो अब एक प्लेयर ने प्यादा अपना आगे बढ़ा दिया, तो दूसरा क्या उसके प्यादे को पीछे कर देगा?
तो अब मिन जो है ना उसके पास 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, या तो वो 10 चलेगा, या 11 चलेगा, या 12 चलेगा। तो मिन कौन सी चलेगा आपके ख्याल में? मिन 10 पे जाएगा, क्योंकि उसको सबसे कौन सी वैल्यू लेनी है? छोटी वैल्यू लेनी है। अच्छा, अब यहां पे भी मिसाल के तौर पे ऑप्शंस हैं, इधर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। अच्छा, 12 के अगेंस्ट लिखा हुआ है 50 और 60। अच्छा, अब इस बात को आप अच्छी तरह समझें कि अगर सिर्फ मैक्स खेल रहा होता तो मैक्स क्या करता? मैक्स करता 8 पे जाता, 8 से जाता 12 पे, और 12 से चले जाता 60 पे। अगर सिर्फ मैक्स खेल रहा होता, या हमारी सिंपल सर्च होती, कोई ग्रीडी टाइप की सर्च होती है हमारी, तो हम 8 पे जाते, 8 से फिर 12 पे जाते और 12 से 60 पे चले जाते। ये 60 है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये नॉर्मल सर्च नहीं है, इसमें आपके सामने एक ओपोनेंट है। सही है? तो अब मैक्स 8 पर आया, मिन जो है ना वो 10 पर आ गया। अब किसकी बारी है? अब मैक्स की बारी है। तो अब मैक्स क्या क्या चल सकता है? मतलब उसके पास सिनेरियो क्या? उसके पास 2 3 4 ऑप्शन है। हालांकि 60 और 50 ज्यादा बड़ी वैल्यूज थी, लेकिन वो उधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मिन जो है ना उसने ये चाल चल दी है। तो अब वो 2 3 4 में से 4 पे जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये क्या हो रहा है अभी देखें। अच्छा, गेम शुरू नहीं हुआ है, ये गेम खेलने से पहले जो है ना मैक्स प्लानिंग कर रहा है कि देखो अगर मैं ये चाल चलूंगा तो मिन ये वाली चाल चलेगा। अब मैं कैसे सोच रहा हूं कि मिन ये वाली चाल चलेगा? क्योंकि मिन का भी काम क्या है? मिनिमाइज करना। तो जाहिर सी बात है वो 10 12 11 12 में से 10 सेलेक्ट करेगा, क्योंकि पता है कि 10, उसको पता है कि 10 पे मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब मैं सोच रहा हूं वो यकीनन 10 चलेगा, तो अब 10 के बाद मैं क्या चलूंगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखें कि ये बेसिकली हम समझ लें गेम खेलने से पहले प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे कौन सी चाल चलनी चाहिए और उस चाल के अगेंस्ट में मेरा ओपोनेंट क्या चलेगा। ठीक है? तो मिनीमैक्स का एल्गोरिथम जो है ना उसमें दो वैल्यू होती है, एक होती है मैक्स वैल्यू और एक होती है मिन वैल्यू। तो मैक्स का काम क्या होता है कि जो भी उसके पास स्टेट्स होती है ना, जिस स्टेट पर होता है, हाँ 4 अगर टर्मिनल स्टेट है तो ये एंड हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है, इससे नीचे भी और है, तो वो नीचे भी जाता रहेगा। ठीक है? अच्छा, अगर अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो फंक्शंस हैं, एक है मैक्स वैल्यू और एक है मिन वैल्यू। मैक्स वैल्यू को भी एक स्टेट पास होती है और मिन को भी एक स्टेट पास होती है। अब मैक्स को जो स्टेट पास होती है वो उसके सक्सेसर्स में से, यानी उसकी जो सक्सेसर है, उसके जो चाइल्ड हैं, उनके अंदर से सबसे मैक्सिमम वैल्यू उठा लेता है। इसी तरह जो मिन है वो अपने सक्सेसर में से स्टेट की सबसे मिनिमम वैल्यू उठा लेता है। ठीक है? और ये काम चलता रहता है मुस्तकिल मिनी मैक्स के अंदर। तो अब इस एल्गोरिथम को जरा दोबारा से देखें। मिनी मैक्स क्या है? ये कि आपके पास एक स्टेट होती है, आप चेक करते हैं कि वो अगर टर्मिनल स्टेट है
तो हम कहते हैं ठीक है जी, इसकी यूटिलिटी या जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। अगर एजेंट मैक्स होता है तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होती है, अगर एजेंट मिन है तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न होती है। ये है मिनीमैक्स इन का सिंपल एल्गोरिथम। मिनीमैक्स सर्च या एडवर्सियल सर्च ये कहलाती है। ये दो मेथड्स कॉल कर रही है, एक मैक्स वैल्यू और एक मिन वैल्यू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। होता क्या है कि अब मेरे पास देखें, ये मैं इसी स्टेट पे हूं, यहां से मैं इसी स्टेट पे आ गया दूसरी स्टेट पे। अब इसके नीचे तीन पॉसिबल सिनेरियोज हैं। ये एक ट्री सी नजर आ रही है आपको, ठीक है। अब ये जो मिनीमैक्स है ना, अब मैंने आपको समझाया था फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन ये एक्चुअली बैकवर्ड होती है, बैकवर्ड रीजनिंग होती है इसमें, या एम्बेडेड थिंकिंग होती है। यानी अगर आपको शुरू में याद हो, मैंने समझाया था कि हमें टर्मिनल स्टेट का पता होता है, यानी हमें पता होता है कि जाना कहां पर है, ठीक है। तो हम किस तरीके से काम करते हैं, ये हमें टर्मिनल स्टेट्स पता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली इनके थ्रू आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी ये मैक्स है, सही है, और ये मिन की चाल है। अच्छा, अब मिन ने इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो मिन कौन सी सिलेक्ट करेगा आपके ख्याल में? 3, 12 और 8 में से मिन क्या सिलेक्ट करेगा? 3 सिलेक्ट करेगा। अच्छा, 2, 4, 6 में से क्या सिलेक्ट करेगा? 2 सिलेक्ट करेगा। और 14, 5 और 2 में से क्या सिलेक्ट करेगा? 2 सिलेक्ट करेगा। ऐसा ही है ना। तो मैक्स क्या सिलेक्ट करेगा 3, 2 और 2 में से? है 6, 3 सिलेक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? तो अभी गेम शुरू होने से पहले हमें पता चल गया है कि गेम कैसे प्रोसीड करेगा। कि मैक्स जो है ना वो 3 पे जाएगा, और मिन जो है ना वहां से 3 पे चला जाएगा। हालांकि ये सबसे ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल तो ये होता कि मैक्स जो है ना वो जाता, मिसाल के तौर पर अगर आप सम के हिसाब से देखें तो मैक्स 3 पे जाता और 3 से 12 पे जाता, तो ज्यादा उसको यूटिलिटी मिलती। लेकिन उसको पता है कि आगे मिन है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्बेडेड थिंकिंग या बैकवर्ड रीजनिंग। तो ये जो मिनीमैक्स है ये ऑप्टिमल होता है, क्योंकि जो ओपोनेंट होता है वो भी ऑप्टिमल खेल रहा होता है। कंप्लीट एल्गोरिथम है ये। अब ये कंप्लीट और ऑप्टिमल मेरे ख्याल है आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ये चलता है, ब्रेथ फर्स्ट नहीं चलता। यानी लेफ्ट साइड जो भी हमारा है उस पर चलता रहेगा। और वो आपको पता है कि वो टाइम एंड स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बी की पावर एम ये टाइम लेता है। अगर हम टिक टेक टो की बात करें तो इन जनरल हमारे पास 9 मूव्स होती हैं, और अगर हम तमाम स्टेजेस को ध्यान में रखें तो हमारे पास ऑन एवरेज 5 मूव्स होती हैं। तो अगर हम टिक टैक टो की बात करें तो 5 की पावर 9 हमारे पास टोटल मूव्स हो गई तकरीबन, और ये अच्छी खासी अमाउंट है।
अगर हम 9 फैक्टोरियल निकालते हैं तो हमारे पास तकरीबन 3,62,880 टर्मिनल नोड्स हैं जो टिक टक टो में पॉसिबल हैं। समझ में आ रही बात? 9 फैक्टोरियल क्यों निकाला है कि 9 स्लॉट्स हैं। चेस की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रांचिंग फैक्टर 35 होता है और डेप्थ 100 होती है। इसमें b की पावर d अगर आप निकालेंगे तो ये 10 की पावर 154 आपके पास नोड्स पॉसिबल है। गो की बात करें तो वो 19 बाय 19 का बोर्ड होता है और 361 उसमें ब्रांचिंग फैक्टर होता है। ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो मिनी मैक्स के अंदर वैसे तो ये इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन इसके लिए ना आपके पास ट्री पूरी बनी हुई होनी चाहिए। यानी आपको एक एक मूव दिमाग में होगी तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आप में से किसी ने कार्ड खेले हो अगर ना, ताश खेला हो, ताश वगैरह, तो ये जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना ताश खेलने वाले, इनको ये भी पता होता है कि इनके पास कौन से कार्ड्स हैं। इनको ये भी जहन में होता है कि इनके अपोनेंट्स के पास कौन कौन से कार्ड हैं। अब कैसे पता होता है? अपोनेंट के कार्ड तो इनको नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन इनको ये पता होता है कि मेरे ये कार्ड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो उसमें से कौन कौन से रिमेनिंग हैं, तो किसके पास कौन कौन से हो सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यानी जो टोटल कार्ड्स है ना, अब ताश के कितने पत्ते होते हैं एक डेक के अंदर? मेरे ख्याल है 52 होते हैं। तो अब 52 कार्ड्स में से हर एक के अगर 4 प्लेयर हैं तो 13 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उसके जहन में होता है कि कितने कार्ड्स यूज हो गए हैं और किसके पास कौन कौन से कार्ड्स हो सकते हैं। उसकी बेसिस पे वो स्ट्रेटेजी बनाता है कि मैं अब कौन सा कार्ड चलूंगा। मैं ये चलूंगा तो दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा, चौथा ये चलेगा, तो फिर उसके बाद मैं कौन सा चलूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये स्ट्रेटेजी होती है कि मेरी मेरी मूव के ऊपर अगला क्या मूव चलेगा, और उसमें हमें ये ध्यान में रखना होता है कि अगला कोई बेवकूफ नहीं है। अगला जो है ना वो भी बेहतरीन से बेहतरीन चाल चलेगा। हाँ, पापी प्लेयर हैं, सारे के सारे पापी हैं। ठीक है। तो लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए? इसके लिए आप अभी तो 52 कार्ड्स हैं, लेकिन अब यहां पे लिखा हुआ है 10 की पावर 154। अब ये तो बहुत सारी स्टेट्स हो गई। इतनी स्टेट्स हम दिमाग में कैसे रखेंगे? या टिक टैक टो के अंदर भी 3,62,000 टर्मिनल नोड है। अब इतने सारे सिनेरियोज जहन में कैसे रखेंगे, या उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो लिहाजा ये इशू आता है मिनीमैक्स के अंदर। तो हमारे पास जो रियल गेम्स होते हैं उसमें टाइम लिमिटेड होता है। हम हर लीफ पे जाके उसको सर्च नहीं कर सकते। तो मिनीमैक्स के अंदर जो सर्च है वो हम अगर करें तो हमारे पास एक नॉर्मल ट्री हो उसमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जितनी टाइल्स बढ़ती चली जाएंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ती चली जाएंगी, मुश्किल होता चला जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि टर्मिनल यूटिलिटीज जो है ना उनके लिए कोई वैल्यूएशन फंक्शन या नॉन टर्मिनल पोजीशन बना लें, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च यूज कर लें। यह एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोनिंग। प्रोनिंग यूज करें, उससे क्या होता है? प्रोनिंग का मतलब है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, डिक्शनरी में मीनिंग मत देखिएगा। इसका मतलब है कट ऑफ या लीव। लीव में मुराद आखिरी नोड नहीं, लीव से मुराद है लेफ्ट
लेफ्ट करना, छोड़ देना। ये कैसे करते हैं? इसके लिए एक और एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं अल्फा बीटा प्रोनिंग। तो भाई जिंदा हो, इंतकाल हो गया तुम लोगों का? हाँ, अल्फा बीटा प्रोनिंग क्या चीज है? अल्फा बीटा प्रोनिंग में बेसिकली हम जो है ना, वो ये जो मिनी मैक्स एल्गोरिथम है, इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए थोड़ा जल्दी से रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करता है। सही है? अब पहली चीज तो देखें, आप जो है ना एक चीज अच्छी तरह ध्यान में रखें कि आपने ना घबराना नहीं है। ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होना है। सही है? सुकून से, इत्मीनान से, रिलैक्स होके अब आपने सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो असाइनमेंट और क्विज़ेस में परेशान हुए हैं, तो मैं बता देता हूं यहाँ पे असाइनमेंट के टोटल 30 मार्क्स हैं और क्विज के भी टोटल 30 मार्क्स हैं। आप कहेंगे सर असाइनमेंट तो आपने 20-20 नंबर के 3 दे दिए, तो वो हो गए टोटल 60, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे 30 में। यानी कि 20 का असाइनमेंट था तो वो 10 में हो जाएगा, तो जिसके 2 नंबर आए थे उसका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है? 40 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा। सही है? वाह सर। तो 40 आपका फाइनल एग्जाम होगा। अब मिसाल के तौर पे आपके फाइनल में नंबर आ गए मिसाल के तौर पे 2 आउट ऑफ 40। सही है? फाइनल एग्जाम की डेट क्या है प्लीज? फाइनल एग्जाम की डेट जो है ना वो 11 तारीख से है, लेकिन कंफर्म नहीं है, 11 से होंगे और होगा वही तरीका कि आपको पेपर दे दिया जाएगा, 2-3 दिन का टाइम आएगा। हाँ, 2 इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही फाड़ू किस्म का पेपर होगा, आप लोगों से सॉल्व होगा नहीं वो, मुझे अंदाजा है आप लोगों का। तो बहरहाल 2 नंबर आ जाएंगे आपके मिसाल के तौर पे फाइनल पे। तो नहीं नहीं, मैं हेल्प करूंगा तो 2 आएंगे ना, वरना तो 0 आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपकी जो ये असाइनमेंट और क्विज़ेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके असाइनमेंट क्विज़ेस हो गए, मिसाल के तौर पे अगर 35 आपके आउट ऑफ 60 आ गए असाइनमेंट में, तो टोटल हो जाएंगे आपके 37। सही है ना? तो फिर मैं करूंगा ये कि भाई पूरी क्लास के मिसाल के तौर पे मैं 20-25 नंबर बढ़ा दूंगा पूरी क्लास के, तो 60, 61, 62 आ जाएंगे। लेकिन वो उसके आएंगे जिसके सेशनल में 35 होंगे। अब जिसके सेशनल में ही 10 होंगे और 2 फाइनल में आएंगे और उसको मैं 25 एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो इसके भी 37 ही बनेंगे। अब ये फिर फेल हो जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो फाइनल में तो आपके 2-3 नंबर ही आएंगे, ये तो मैं अभी ऐसे आपको बता रहा हूँ। असल चीज है आपके सेशनल नंबर, सेशनल में भी बुरे हुए ना तो पास भी नहीं होगा बेटा फिर।
सही है। तो क्विज असाइनमेंट और अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। चले जी। तो ये चलें, ये डराने का लेक्चर टाइम खत्म हुआ, हम आगे चलते हैं अल्फा बीटा प्रोनिंग के ऊपर। अल्फा बीटा प्रोनिंग जो है वो बेसिकली, अरे यार चलो बहरहाल, ये क्या है कि मिनीमैक्स होती है। दिल बिठा दिया। हाय हाय। यार मैं अभी से आपको बताने चाह रहा हूं कि ए के आश्रय में मत रहिएगा कि ये तो पक्का है। ए वे किसी का नहीं आता भाई। ए वे किसी का नहीं आता। ए वालों की ना शक्लें ही कुछ और होती हैं। क्या क्या उम्मीदें थी आपसे। वो पेपर अच्छा कर दो, आ भी सकता है। अच्छा जी, तो अल्फा बीटा प्रोनिंग की बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि ये जस्ट लाइक मिनीमैक्स होता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करता है। अच्छा, ये करता क्या है कि ये कुछ ट्रैकिंग करता है टू बाउंड्स की। यानी हर नोड पे ये देख रहा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसको हम कहते हैं अल्फा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसको हम कहते हैं बीटा। ठीक है। इनिशियली अल्फा माइनस नेगेटिव इंफिनिटी होता है और बीटा इंफिनिटी होता है। ये क्या करता है कि अल्फा और बीटा को ना नीचे भेजता है और फिर उनको अपडेट करता रहता है। इस तरह अपडेट करता है कि असल में इसका ओवरऑल अगर आप सिर्फ दो लफ्जों में बात समझना चाहें तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हमें हर नोड पे जाके उसको चेक करने की जरूरत ना पड़े। ये जो मिनी मैक्स था ना, इसमें हमने हर नोड को चेक किया है। यानी मिनी मैक्स, ये देखें, इन तीन में से सबसे छोटा निकाला, इन तीन में से सबसे छोटा निकाला, इन तीन में से सबसे छोटा निकाला, फिर इन तीन में से सबसे बड़ी वैल्यू निकाल ली। तो तमाम नोड्स पे हम गए मिनी मैक्स में। अल्फा बीटा प्रोनिंग में हम कोशिश करते हैं कि हर नोड पे ना जाए, जिनसे हम बच सकते हैं उनसे बचें। अभी कैसे होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। अब देखें, ये मैक्स है, ये मिन है। ठीक है। अब ये कहता है कि इफ अल्फा इज बेटर देन ए फॉर मैक्स। अच्छा, अब ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है। सही है। सपोज यहां पर 10 है और यहां पर 5 है। सही है। तो अल्फा जो है वो बेटर है ए से। तो ये जो फंक्शन है ना, ये क्या करेगा कि इधर जाएगा ही नहीं, इसको चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे बड़ी वैल्यू इसको यहां पर मिल रही है। और इसको सर्च नहीं करेगा। इसको हम टेक्निकली कहते हैं कि इसको हमने प्रोन कर दिया, यानी कि कट ऑफ कर दिया, यानी कि लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, गए ही नहीं। क्योंकि हमें पता है कि जाएंगे भी तो 10 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलनी है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल ये है कि यहाँ मिसाल के तौर पे 5 है और यहाँ 10 है। तो अब बीटा बेसिकली कम है बी से, तो मिन जो है ना वो इधर जाएगा ही नहीं, चेक ही नहीं करेगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं कि इसने इस जगह को प्रोन कर दिया। इससे फायदा ही होता है कि हमारा जो सर्च स्पेस होता है ना वो कम हो जाता है। हम तमाम नोड्स पे नहीं जाते, तमाम स्टेट्स पे नहीं जाते, तो जो रिजल्ट आता है वो जल्दी आ जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए हम एक एग्जांपल से समझें। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अल्फा जो है ना वो माइनस इंफिनिटी है और बीटा इंफिनिटी है। हम इधर से लेफ्ट पे गए, अल्फा बीटा की वैल्यू सेट कर दी, फिर लेफ्ट पे गए, अल्फा बीटा की वैल्यू सेट कर दी। अच्छा, अब जब तक हम टर्मिनल पे नहीं जाएंगे ना ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा, अब हम आ गए टर्मिनल पे। अब टर्मिनल की वैल्यू 3 है, सही है। मुझे बताएं ये मैक्स की चाल थी कि मिन की चाल थी? ये मैक्स की थी, ये मिन की थी। ये मैक्स की चाल है, ये मिन की चाल है। ऐसे ही है ना भाई? तुम लोग जिंदा हो? इंतकाल हो गया है? जिंदा हो? अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, 3 और 17। तो आपके ख्याल में यहां पर जो मिन है, इधर मिन है ना, ये क्या सिलेक्ट करेगा? 3 सिलेक्ट करेगा कि 17 करेगा? 3 करेगा ना। तो हमने देखे बीटा की वैल्यू 3 रख दी। क्यों? क्योंकि 3 और 17 में छोटी वैल्यू कौन सी है? 3 है। और मिनिमम वैल्यू भी हमने 3 कर दी, यानी मिनिमम जो है ना वो 3 सिलेक्ट करेगा। सही है? अच्छा जी, अब इसकी ये दूसरी ब्रांच है। अब आपने एक चीज नोट करी होगी कि दूसरी ब्रांच पे जाने से पहले मैक्स ने जो है ना, यहां पर मैक्स है, हमने अल्फा की वैल्यू 3 कर दी है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अब जो है ना वो 3 से छोटी वैल्यू जो है वो अल्फा में नहीं होगी, क्योंकि मैक्स क्या करता है, तमाम नोड्स में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढता है ना। तो अब आगे जितनी भी नोड्स होंगी वो अगर 3 से छोटी होंगी तो मैक्स उनको सेलेक्ट नहीं करेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं नहीं, बीटा की देखें, बात को समझे। मैक्स जो है ना वो अल्फा को देखेगा और मिन जो है ना वो बीटा को देखेगा। सही है? अभी जो मैं कह रहा हूं वो समझें। यहां पे अल्फा की वैल्यू जो 3 लिखी है ना, वो इसलिए लिखी है कि देखें, यहां इसका मतलब ये है कि मैक्स जो है ना वो, मैक्स जो है वो 3 या ग्रेटर देन 3 सेलेक्ट करेगा, 3 से कम सेलेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि एक वैल्यू तो 3 है इधर, तो अगर इधर 2 आता है या 1 आता है तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा। सही है? अच्छा, अब हम नीचे आते हैं। तो नीचे हमारे पास एक ही स्टेट है और वो 2 है। तो अब जब यहां 2 आ रहा है तो हम इसको प्रोन कर देंगे, क्योंकि ये तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता ना, तो आगे जाएंगे ही नहीं। तो ये एक स्टेट आपकी ये प्रोन हो गई, इसको हमने चेक ही नहीं किया।
अगर इससे नीचे भी कोई स्टेट होती तो वो भी हो जाती। अच्छा, फिर यहां पर ये जो है ना खत्म हो गई, इसकी 2 चाइल्ड है सिर्फ। अब ये मिन की चाल थी, ये मैक्स की थी, ये अब दोबारा मिन की आ गई है। अच्छा, अब यहां पर जो बीटा 3 है इसका मतलब ये है कि मिन जो है ना वो 3 या 3 से छोटा होगा, यानी जो मिन है वो क्या करता है कि सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट करता है ना, तो वो या तो 3 सेलेक्ट करेगा या अगर 3 से छोटी मिल गई तो वो वैल्यू सेलेक्ट करेगा। हाँ, अगर यानी अब ये देखना है कि ये बीटा मिन है कि मैक्स की चाल है। मिन जो है ना, जब मिन आएगा तो हम लेस देन इक्वल टू लगाएंगे, और जब मैक्स आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। अब इधर वैल्यू 3 चली गई, तो अब हम कहेंगे कि अब अगली वैल्यू 3 या 3 से लेस होगी। अब चेक करते हैं भाई, अब यहां पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो आ रही है 15। अब आपको पता है कि मिन ने 15 सेलेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 15 3 से बड़ा है। लिहाजा होगा क्या कि ये पूरी जो है ना, देखिए यहां पर तो सिर्फ एक स्टेट प्रोन हुई थी, यहां पर ये पूरी ब्रांच जो है ना वो प्रोन हो गई है। समझ में आ रही बात? इधर आ गया 3, मतलब आप कंपैरिजन ही नहीं कर रहे ना, आपने डायरेक्ट 3 लिख दिया ऊपर। अच्छा, अब इधर आए, अब इधर भी डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है। 3 क्यों लिखा हुआ है इधर? हाँ हाँ, मैं समझा देता हूँ, अभी एक एग्जांपल और दे दूंगा। अब इधर 3 क्यों लिखा हुआ है? इधर 3 इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो चाल है ये किसकी है? ऊपर किसकी चाल है? सबसे ऊपर मैक्स की चाल है। तो भाई मैक्स जो है वो कम से कम तो 3 सिलेक्ट करेगा, 3 से कम तो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा अब हमने वैल्यू चेक करी, तो जो वैल्यू ऊपर आ रही है वो आ रही है 3 से कम, 3 आ रही है समझ लें, और 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां पर ये पूरा प्रोन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 3 से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा पूरा प्रोन हो जाएगा। ये कहलाती है अल्फा बीटा प्रोनिंग। सही है? चलो यहाँ पे भी 15 मिनट का आप लोग ब्रेक कर लें, डायग्राम से बनाई है, तो इसको जरा एक्सप्लोर करके होपफुली आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो मैं जरा इसको, अच्छा आप देखें ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर कुछ चीजें देखें, कोई भी जो आपको डायग्राम दी जाएगी या हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग अल्फा बीटा प्रोनिंग, तो उसमें आपको टर्मिनल स्टेट्स गिवन है। सही है? ये टर्मिनल स्टेट है जो सबसे नीचे नजर आ रही है आपको। अच्छा, और अच्छा फिर दूसरी चीज ये कि सबसे पहली चाल मैक्स की होगी, यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा हुआ है। दूसरी चाल मिन की होगी, यहाँ पे बीटा बीटा लिखा हुआ है मैंने। तीसरी चाल मैक्स की होगी, यहाँ पे अल्फा 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 आ गया। भाई ये इस तरह की डायग्राम बनी हुई होगी, और मैं आपसे कहूंगा कि मुझे बता दो कि भाई क्या पाथ में चूज, क्या पाथ होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो। इसी यही क्वेश्चन है, समझे? इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिर मिन जो है ना ये बीटा आपके पास आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए अल्फा बीटा प्रोनिंग कैसे सॉल्व होता है, ये रूट से स्टार्ट होगा और डेप्थ फर्स्ट सर्च होगी। डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये क्या होगा, यहां से जाएगा इधर, यहां से जाएगा इधर, फिर यहां से आएगा इधर,
इधर से आ जाएगा इस वाली टर्मिनल स्टेट पे, ये टर्मिनल स्टेट पे आके ये रुक जाएगा क्योंकि ये टर्मिनल स्टेट है। अच्छा, अब जब ये टर्मिनल स्टेट पे आएगा तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, क्या वैल्यू है इसकी, स्क्रीन फ्रीज है, इसकी वैल्यू 3, तो बीटा यहां पर 3 सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बीटा यहां पे 3 सेट हो गया। अच्छा, बीटा सेट हो गया है, अभी मिन सेट नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, अब 4 को भी चेक करेंगे। तो 4 3 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। अच्छा, यहां पे मिन है, तो मिन छोटी वैल्यू सेलेक्ट करता है कि बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करता है, तो लिहाजा मिन की वैल्यू भी 3 हो जाएगी फॉर दिस नोड। सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर ये तो एंड हो गया ना आपका, तो अब ये वैल्यू ऊपर ट्रांसफर होगी, ऊपर ट्रांसफर होगी तो अल्फा में वैल्यू आ जाएगी 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अल्फा 3 होने का मतलब ये है कि मैक्स जो है वो बेसिकली 3 या 3 से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है, यानी कि इन दो में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो ये सेलेक्ट करेगी नोड। अब जरा गौर से सुनते रहना वरना एकदम से गायब हो जाओगे। बीटा इसकी वैल्यू 3 है, मिन की वैल्यू इसकी 3 है, इसकी वैल्यू अभी तक हमने डिसाइड करी नहीं है। सही है। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्स सेलेक्ट करेगा, तो वो वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी क्योंकि ऑलरेडी 3 तो है। मेरी बात समझ में आ रही है। लिहाजा यहाँ अल्फा 3 का मतलब ये है कि मैक्स की वैल्यू जो भी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, इस 3 से कम नहीं होगी। अच्छा, अब ये डेप्थ फर्स्ट सर्च चल रही है, हम यहां से इधर आएंगे, इधर इधर से आएंगे इधर 2 पर। ठीक है, ये टर्मिनल स्टेट आ गई, तो यहां से ये 2 जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा बीटा में, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। सही है। बीटा की वैल्यू 2, तो इधर जो मिन है उसकी वैल्यू भी हो जाएगी। अभी हमने मिन की वैल्यू सेलेक्ट करी नहीं है, अगर हम मिन की वैल्यू सेलेक्ट करते तो वो 1 होती, लेकिन अब एक चीज गौर करें कि बीटा की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो अब एक चीज हमें पता है कि मैक्स जो है ना वो इन दो में से सबसे बड़ी वैल्यू ही सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और यहां पे वैल्यू आ रही है 2, और ये वैल्यू भी किसकी है, बीटा की। इसका मतलब ये है कि आगे जो भी नोड होगी वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू 2 ही होगी, क्योंकि मिनिमम जो है ना वो अगली नोड्स में से जो भी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू उठाएगा। मेरी बात गौर से समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं बात। देखें, ये जो नोड है, ये वाली जो नोड है, ये मिनिमम नोड है, तो ये अपनी चाइल्ड में से छोटी वैल्यू उठाएगा। तो पहली वैल्यू तो 2 पर आ गई है, तो अब अगली वैल्यू कुछ भी हो ये 2 या 2 से छोटी वैल्यू उठाएगा। अगर यहां 1000 भी होगा तो ये क्या करेगा, 2 करेगा, अगर 1 होगा तो 1 कर देगा, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो 2 या लेस देन 2 होगी। अच्छा, ऊपर 3 है, ऊपर 3 का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो है वो 3 या 3 से बड़ी उठाएगा। अब यहां पे 2 या 2 से कम वैल्यू लाजमी आ गई है और यहां पर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इस रूट पे मैक्स कभी जाएगा ही नहीं, तो लिहाजा हम इस नोड को सर्च ही नहीं करेंगे, ये प्रोन हो जाएगी, इधर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम ऊपर आ जाएंगे, इधर से ये 3 जो है ना इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मिन जो है वो यहां पर 3 या लेस देन 3 वैल्यू सिलेक्ट करेगा, 3 से बड़ी वैल्यू अब सिलेक्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि एक एंड पे इसको 3 मिल गई है। तो अब इधर जो कुछ भी होगा अगर वो 3 से छोटा है तो सिलेक्ट होगा, अगर 3 से बड़ा है तो सिलेक्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है।
तो अब बेसिकली अब यहाँ पर अल्फा जो है वो क्या होगा, वो अब आप डेप्थ पर सर्च करेंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से आ गया 7, ये 7 इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा 7 जब इधर आ गया तो फिर आप 8 पे जाएंगे, 8 और 7 में से जाहिर है 7 छोटा है, लिहाजा आपके पास यहां पर मिन की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। ये फिर ऊपर ट्रांसफर होगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी क्या, 7। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो नोड है ये 7 या ग्रेटर देन 7 की वैल्यू सेलेक्ट करेगा आगे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, हाँ यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये वाली जो नोड है क्योंकि मैक्स है, और ये भी डिसाइड हो गया कि ये 7 या 7 से ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ 7 है और ये मैक्स सेलेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इस नोड में जो भी वैल्यू होगी वो 7 या 7 से ग्रेटर होगी। अच्छा जब ये 7 या 7 से ग्रेटर होगी तो ऊपर मिन है, और मिन ने जो है वो 3 और इसमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो अब यहां पर जब डिसाइड हो चुका है कि 7 या 7 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, इसका मतलब हम गारंटी से कह सकते हैं कि यहां कुछ भी हो मिन ने इधर, लिहाजा हम इसको प्रोन कर देंगे, इधर जाएंगे ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, देखें इधर डिसाइड हो गया कि वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर होगी, इधर डिसाइड हो गया कि 3 होगी, 3 या 3 से ग्रेटर होगी, इधर तो 3 हो गई है बल्कि, ठीक है ना। तो अब हमें इस चीज का पता है कि मिन जो है ना वो छोटी वैल्यू सेलेक्ट करता है। तो अब इधर जब वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर होगी तो मिन ने इधर जाना ही नहीं है, तो इधर सर्च करने का फायदा ही नहीं है, लिहाजा हम ये वाली नोट सर्च ही नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं इस तरफ और फिर वापस आ जाएंगे। अब ये यहां से बेसिकली हम जाएंगे ऊपर, ऊपर से जाएंगे यहाँ नीचे जाएंगे, इधर से नीचे यहां से होते हुए हम इधर आ जाएंगे। यहां पर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सही है। यहां पर आप अल्फा, नहीं गोल हमारा नोड 2 नहीं है, पूरा लेक्चर सुना करो ना, हम यहाँ देख गेम खेल रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि कौन क्या चाल चलेगा, गोल वोल कुछ नहीं है यहाँ पर। तो बीटा यहाँ पे 2 हो गया, तो अब क्यों 2 हो गया है, क्योंकि हम इधर गए। अच्छा फिर 11 से कंपेयर किया तो मिन भी हमारा 2 हो गया क्योंकि वैल्यू 2 है। अच्छा फिर ये 2 ऊपर ट्रांसफर हुआ तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, अल्फा की वैल्यू 2 हो गई। इसका क्या मतलब है कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेलेक्ट करेगा ये, ठीक है। हम नीचे आएंगे यहाँ पर आने के बाद इधर आएंगे 1 पर, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, बीटा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो यहाँ पर जब हम ऊपर आएंगे इसमें मिन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर अब 2 और 1 में से जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 वो ऊपर आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, ठीक है, यानी मैक्स की वैल्यू भी यहाँ पे 2 हो गई। अच्छा अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अल्फा की वैल्यू 2 हो गई है, मैक्स की वैल्यू 2 हो गई है, तो अब ऊपर मिन है। अच्छा अब यहाँ पर 3 है, अब ये वैल्यू मैंने ऊपर भेज दी 2। अब देखें बीटा की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, बीटा की वैल्यू 2 का मतलब ये है कि जो मिन है, मिन बेसिकली 2 या 2 से लेस वैल्यू सेलेक्ट करेगा जो यहां पर होगी, सही है। जो वैल्यू यहां पर होगी वो 2 या 2 से लेस हुई तो ऊपर आएगी, अदरवाइज 2 ही रहेगी। तो नहीं लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2 नहीं, लेस देन 2 होगी तो ऊपर आएगी ना क्योंकि ये मिन है। तो अब यहां पर 2 या 2 से छोटी वैल्यू होगी। अच्छा ऊपर मैक्स है, अब 2 या 2 से छोटी कोई भी वैल्यू हो, 3 उससे बड़ा है, तो लिहाजा मैक्स ने हमेशा इसी को सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये जो है ना इनको सर्च करने का कोई फायदा ही नहीं है, ये प्रोन हो जाएगी। तो अल्फा यहाँ पर 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि गेम कुछ इस तरीके से चलेगा कि यहां से जो है ना वो हम इधर चलेंगे, तो मिन यहां से क्या करेगा, किस तरफ जाएगा, मिन इस तरफ जाएगा, छोटी वैल्यू की तरफ जाएगा।
फिर यहां से हम जो है ना वो इस तरफ जाएंगे, बड़ी वैल्यू की तरफ, और यहां से फिर ये इस तरफ जाएगा यानी छोटी वैल्यू की तरफ। तो यही काम हम मिनीमैक्स में भी कर रहे थे, यही काम हम अल्फा बीटा प्रोनिंग में भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने यहाँ पर ये 1 और ये 3 4 और ये 7, तो ये तकरीबन 11 नोड्स हमने स्किप कर दी, या हमने उनको कह दिया प्रोन कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, ठीक है। तो इसको कहते हैं जनाब अल्फा बीटा प्रोनिंग। जी जी, ये नहीं, राइट सब ट्री प्रोन होगी, लेकिन डिसीजन पहले हमें देखना पड़ेगा ना उसमें वैल्यू क्या आ रही है। अगर यहाँ वैल्यू 3 से बड़ी आ रही होती, अगर जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर वैल्यू सपोज 4 आ रही होती, तो फिर हम नीचे जाके चेक करते हैं, क्योंकि ये इसके सिलेक्ट होने का चांस था फिर ऊपर। लेकिन यहाँ वैल्यू आ गई 2। अब 2 तो हमेशा छोटा ही है, और इसने छोटी वैल्यू सिलेक्ट करना है, तो लिहाजा हम ये वाली ट्री सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो ये अल्फा बीटा इंप्लीमेंटेशन क्या होती है कि यहाँ पर हमारे पास हम अल्फा और बीटा दो वैल्यूज को मेंटेन करके रखते हैं। अल्फा से मुराद है मैक्सिमम बेस्ट ऑप्शन ऑन पाथ टू रूट, और बीटा से मुराद है मिनिमम बेस्ट ऑप्शन ऑन पाथ टू रूट। और ये हम इस हिसाब से इस एल्गोरिथम को चलाते हैं, और ये हमें मैक्स और मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता रहता है। इससे फायदा ये होता है कि हम जो है ना वो हर नोट को सर्च नहीं करते, जो रिक्वायर्ड है सिर्फ उनको जो है ना वो सर्च करते हैं। तो यानी कि अगर हम अल्फा बीटा प्रोनिंग यूज करते हैं तो इसका भी वही रिजल्ट आता है जो मिनीमैक्स का आता है, लेकिन ये टाइम कम लेता है। समझ में आ रही बात? तो जाहिर है फिर ये उससे बेहतर हुआ। इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो मिन और मैक्स का रखना है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपने देखा कि 1 नोड, फिर 3 नोड, फिर 7 नोड, यानी वो बढ़ती चली, जितनी ट्री बड़ी होती चली जाएगी ना उतनी ज्यादा स्किप होती चली जाएगी। तो ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो b की पावर m से कम होकर b की पावर m/2 हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर पहले इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो b² थी, तो वो अब हो जाएगी b2/2, यानी कि सिंपल b की पावर 1। अगर पहले b की पावर 4 थी तो वो हो जाएगी b²। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा ये मिनी मैक्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, डबल कर देता है आपकी सॉल्वेबल डेप्थ को। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ यहाँ डायग्राम्स दी हुई है, ये आपने जरा सॉल्व करनी है। स्लाइड के अंदर आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्किप होंगी, जैसे हमने किया था ना अभी, बिल्कुल वैसे ही करके आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह ये आपके सामने एक और डायग्राम है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेंगे? कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ लो, फिर मैं आगे चलूं। हाँ, ये मैं डिस्कशन फोरम में अपलोड कर दूंगा। कब करना है? जब दिल चाहे कर लेना बेटा। पेपर में अल्फा बीटा प्रोनिंग से मुतालिक एक क्वेश्चन जरूर होगा। अभी पूरी मैंने इतनी लंबी चौड़ी ट्री